नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। अमेरिकी जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी और इंडिया के ऊपर बहुत ही एक आपत्तिजनक और इंडिया के खिलाफ भाषण दिया है या फिर एक तरीके से बयानबाजी की है। और अडानी को भी इसमें इन्होंने लपेटा है। बताया है कि मोदी का और अडानी का कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। इसी वजह से वो संसद में अडानी के ऊपर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं और मोदी जी को अडानी के ऊपर संसद में जवाब देना चाहिए, इन्वेस्टर्स को जवाब देना चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। कौन है ये जॉर्ज सोरोस? इनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। अमेरिका के तो हैं, ये कन्फर्म है, लेकिन आखिरकार ये चर्चा में किस वजह से हैं और क्या कुछ इनका इतिहास रहा है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि हाँ, देखिए, जो अडानी का मामला रहा है इंडिया में, अडानी का मामला मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जो 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि अडानी ने बहुत ही बड़ा घोटाला किया है एक तरीके से इंडिया के अंदर, जिसमें उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर के और भी दो तीन आरोप ऐसे लगाए जो ये बताते हैं कि अडानी ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी की है, हेरा फेरी की है। और इस चीज पर जब संसद भवन में मोदी जी से विपक्ष ने जवाब मांगा तो मोदी जी ने क्यों कुछ नहीं बोला। और इन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स, पूरी दुनिया से लोगों ने अडानी के स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं और इसलिए इनको जवाब देना चाहिए, मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार अडानी और इनका क्या कनेक्शन है, ऐसा इनके द्वारा पूछा गया है। हिंडनबर्ग और अडानी की रिपोर्ट के बारे में और भी बातें हम पहले भी विस्तार से कर चुके हैं। खैर, फिलहाल इन्होंने जो हाईलाइट किया है, उन्होंने ये कहा कि मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए कि जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है और एक तरीके से जो फ्रॉड हुआ है, किसके द्वारा? अडानी के द्वारा, बिलियनियर कंपनी के द्वारा, उसके ऊपर वो चुप क्यों हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको हक है ये जानने का कि क्या कुछ इंडिया में चल रहा है। खैर, ये व्यक्ति जो ये बोल रहे हैं ना, सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने एक चीज और कही, और वो है विपत्तिजनक, मतलब इंडिया के खिलाफ बात जो की गई है ना, वो सबके लिए एक तरीके से जो आपत्तिजनक बात थी वो ये थी कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है इस समय पे, यानी कि जो मोदी की गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से जवाब नहीं दे रही है कि अगर वो जवाब दे देगी तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो कमजोर पड़ जाएगी। सिग्निफिकेंटली वीकेन मोदी stranglehold on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reform. I may be naive but I expect a democratic revival in India। मतलब इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं एक तरीके से डेमोक्रेटिक रिवाइवल इंडिया के अंदर, डेमोक्रेटिक रिवाइवल का होप रखता हूँ। ऐसा कौन सा डेमोक्रेटिक रिवाइवल इनको चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। क्या इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनको भाई साहब देखते नहीं है क्या? या फिर अगर नहीं देखते हैं तो अपनी राय रखते क्यों हैं? अगर आपको नहीं है इंडिया के मामले अच्छे से पता कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा फेयर इलेक्शंस कराए जाते हैं और उसी इलेक्शन में एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार मोदी जी जीत करके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो अगर आपको इंडिया के अंदर क्या कुछ होता है, कैसे इलेक्शंस होते हैं नहीं पता, तो फिर आपको इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए। इस व्यक्ति की एज है 92 ईयर ओल्ड। अब 92 ईयर ओल्ड व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी करे तो ये समझ में नहीं आता कि भैया कोई गलती तो नहीं हो सकती। नहीं, ऐसी गलती हुई भी नहीं है इस व्यक्ति के द्वारा, बल्कि इनका इतिहास ही यही रहा है कि ये उन व्यक्तियों को टारगेट करते हैं जो इनके हिसाब से इनके खिलाफ होते हैं या फिर एक तरीके से इनकी तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने भी तानाशाह बता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये कैंपेनिंग भी कर चुके हैं इलेक्शंस के अंदर। साथ ही साथ तुर्की के एर्दोगन के खिलाफ भी ये बोल चुके हैं, चाइना के सी जिनपिंग के खिलाफ भी बोल चुके हैं, और अब मोदी जी के बारे में इन्होंने अपने बयानबाजी की है। शुरुआत की हम बात करें तो इनका जन्म हुआ हंगरी के अंदर। ओके, हंगरी के अंदर जन्म हुआ, 17 साल की एज में वो वहां से शिफ्ट कर गए। उसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन वगैरह बढ़िया से लिया और फिर वहीं पे काम करने लगे। क्या काम किया इन्होंने? काम जो स्टार्ट में इन्होंने किया वो था 1956 के अंदर ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और वहीं से इन्होंने ट्रेडिंग जैसे काम चालू किए। यानी कि एक तरीके से इन्होंने बैंकिंग सेक्टर और इन्वेस्टमेंट दोनों में काफी तरीके से लंबे समय तक काम किया। इन्होंने ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक
एक तरीके से संस्था भी बना रखी है जिसके थ्रू ये पूरी दुनिया में बहुत सारा पैसा दान करते हैं। लेकिन इनका जो फाउंडेशन है ना, सोरोस फाउंडेशन, वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है ग्रांट टू ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स एंड जो कि प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब इनका पैसा जो दान में जाता है वो पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जाता है। ठीक है, और इसके इनके हिसाब से लगता है कि इंडिया के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फिलहाल हम इनके नेटवर्थ की अगर बात करें तो 8.5 बिलियन डॉलर नेटवर्थ इनकी बताई जा रही है। लेकिन एक समय था जब इनकी नेटवर्थ लगभग 30 बिलियन डॉलर से ऊपर हुआ करती थी, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने, भाई साहब ने दान किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने दान किया, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसी बयानबाजी ना करें जिससे सामने वाले को तकलीफ हो जाए। कब हुई है ये एक जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है उसमें स्पीच देने वाले हैं, यानी कि स्पीच देने जाने से पहले ही इन्होंने ये पूरा पूरा बात बोल दिया है। एक तरीके से एक दिन पहले ही ये इनके द्वारा बयान निकल के आया है। और साथ ही साथ ये हेज फंड चलाते हैं। हेज फंड मतलब वो इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो दूसरों से पैसा लेते हैं और फिर उसको मार्केट में अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग जगहों पर उससे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इनके पास बकायदा एक टीम होती है मैनेजर्स की जो इस पूरे के पूरे फंड को मैनेज करने का काम करते हैं। इसी चीज को कहा जाता है हेज फंड। इनका एक इतिहास बहुत पहला और बहुत पहले का चर्चित रहा है, जब से ये चर्चा में आए हैं, और उसमें उन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमाया है। देखिए, आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। एक होता है शॉर्ट सेलिंग, एक होता है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब आपने पैसा, कोई भी स्टॉक खरीद लिया, पैसे से स्टॉक खरीदा, उसको लगभग 5 साल, 10 साल, 6 साल, 7 साल जितना भी रखना है अपने पास रखा। जब उस स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, ओके, उसके बाद उसको आपने सेल कर दिया और फिर वहां से प्रॉफिट जनरेट कर लिया। दूसरा तरीका होता है शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है तो आप उसको पहले ही बेच दीजिए किसी दूसरे से उधार लेकर के, और फिर जब वो सस्ता हो जाए तो उसको खरीद के वापस कर दिया जाए। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। तो ब्लैक फ्राइडे के नाम से ये एक, देखिए, ब्लैक फ्राइडे यूके के अंदर में एक दिन है 16 सितंबर 1992। इसको, सॉरी, ब्लैक फ्राइडे नहीं, ब्लैक वेडनेसडे कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उस दिन जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटेन के अगेंस्ट में बेट किया। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड थी उसके अंदर उसकी करेंसी को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट सेल किया गया इनके द्वारा। लगभग लगभग 1 बिलियन डॉलर उस दिन, एक दिन में इन्होंने पैसा कमाया, एक दिन में पैसा जनरेट किया। और वो वजह थे, देखिए वजह क्या थी, उस समय पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था ब्रिटेन के अंदर और इस व्यक्ति को मालूम था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और इस वजह से जो बैंकों के रेट है ना, बैंकों ने बहुत ज्यादा रेट इंक्रीज कर रखा था। 13 to 14% तक बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा रखी थी और उसका इम्पैक्ट इनको मालूम था कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और इसीलिए इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की और एक ही दिन में बहुत से कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, बहुत से लोगों के द्वारा शॉर्ट सेल करके बहुत सारा पैसा जनरेट किया गया इसके द्वारा। और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, सी जिनपिंग के खिलाफ कैंपेनिंग की, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन इंडिया के खिलाफ, जो इंडियन पार्लियामेंट है ना, उसके खिलाफ बोल के इन्होंने गलत किया और इसी वजह से इंडिया में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है और उन्होंने कहा है कि इंडियन पार्लियामेंट के खिलाफ अटैक करना ये बहुत ही गलत बात है। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकता। इंडिया की जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे काम करती है, उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। और साथ ही साथ कांग्रेस का भी पूरा सपोर्ट मिला। जयराम रमेश जी ने भी ट्विटर पे बकायदा लिखा कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अडानी का जो भी मामला है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, उस पर हमारी गवर्नमेंट्स, हमारी सेबी सभी काम कर रही हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच करने की बात कही है। लेकिन कोई भी बाहर का व्यक्ति इस तरीके के मामले उठाएगा तो वो ठीक नहीं होगा।